नमस्कार, न्यूज सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। ये सन 1975 या 76 की बात है। मेरठ की जगह है लाला का बाजार। लाला के बाजार में एक घर है जहां पे पंडित जी आते हैं और उन घर में जिनके घर में आते हैं उनका 10 साल का करीब एक बच्चा है। पंडित जी को बच्चे की कुंडली दिखाई जाती है। पंडित जी से पूछा जाता है कि बताइए बच्चा क्या बनेगा, और पंडित जी कुंडली देखते ही कहते हैं कि बच्चा बहुत बड़ा सर्जन बनेगा। अब ये कहानी है डॉक्टर प्रदीप बंसल की, जो इस समय मेरठ के जाने माने डॉक्टर हैं। आशीर्वाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर है वो। आज वो हमारे साथ हैं। सर, आपका न्यूज सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, 70s का एक दौर, पंडित जी घर आते हैं, पंडित जी कुंडली देखते हैं, कह देते हैं बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। तो पंडित जी की बात और इतना ज्योतिष पे विश्वास है आपका? देखिए, जब 10-12 साल का मैं था उस समय हमें घर पे एक ट्यूशन के लिए आते थे, तो वो हाथ भी देखते थे, काफी अच्छी पामिस्ट्री करते थे। तो उन्होंने घर वालों को यही बताया कि ये बच्चा आपका होनहार है और बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा सर्जन बनेगा। अब इतनी कम उम्र में बहुत ज्यादा तो हमें बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन वो दिमाग पे एक बात घर कर गई कि भाई मेरे हाथ में जब सर्जन बनना लिखा तो मुझे सर्जन ही बनना है। तो मैं फिर जब 9th क्लास में आया तो मैंने फिर बायोलॉजी ली। उस समय में 9th में साइंस और कॉमर्स लेते थे लोग, तो साइंस साइड वाले फिर वो 12th से मैथ और बायोलॉजी में चले जाते थे। तो आपका कैरियर मतलब पंडित जी ने सेट कर वो दिया? बस वो दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि भाई मुझे सर्जन बनना है। तो मैंने 9th में बायोलॉजी ली। फिर बायोलॉजी में क्योंकि मेंढक काटते हैं वो भी अच्छा लगने लगा। फिर 11th में फिर मैथ, 11th तक तो मैथ भी रहती है, 11th में फिर मैंने बायोलॉजी ली और ज्यादा उसमें अच्छा लगने लगा कि भाई मेंढक काट के यार ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बस फिर भाई मैंने उसका CPMT एग्जाम। नहीं, अक्सर लोग जब मेढक काटते हैं, जब हम एक औपचारिक सी बात बताएं तो हाथ कांपने लगते हैं बच्चों के। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे मेंढक काटना, कोई भी चीज करना बड़ा अच्छा लगता था कि बॉडी के पार्ट्स को समझना कि ये क्या क्या है, ये या तो फंक्शन कैसे करती बॉडी, साइकोलॉजिकल कह लो या अच्छा लगता था। अब इसका क्या रीजन है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा लगता था। फिर उसी लिए फिर मैंने CPMT दिया। फिर मैंने CPMT टॉप किया अपने टाइम पे जो है। फिर मैंने मेरठ से MBBS किया जो है 82 में। उसके बाद फिर मेरा हाईएस्ट मार्क्स है तो मेरे को सर्जरी मिल गई। फिर मैंने मेरठ से ही MS सर्जरी करी। 91 में मेरी सर्जरी पूरी हो गई थी। फिर मैंने 92 से प्रैक्टिस शुरू कर दी। 92 से 90s का दौर, अब आज हम 2025 में खड़े हुए हैं। एक मेजर डिफरेंस है टाइम जोन में। क्या अंतर पाते हैं उस दौर में, 90s के दौर में जब हम मेडिकल साइंस की बात कर रहे थे, और आज के दौर में जब मेडिकल साइंस में आज खड़े हुए हैं, क्या अंतर पाते हैं आप? कितना चेंज आया है? मेरे ख्याल से तो काफी बड़ा चेंज है। 30-32 साल हो गए। उस समय क्योंकि ना तो इतनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज होती थी, ना अच्छा इस तरह की ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती थी, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी कम होते थे। अच्छा, पेशेंट को ऑप्शन भी कम होते थे, डॉक्टर्स भी कम होते थे, तो पेशेंट डॉक्टर पे फेथ भी काफी करते थे। अब क्योंकि विद टाइम डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बढ़ रही हैं हर चीज में जो है, और डॉक्टर्स भी बहुत हो गए, अब तो सुपर स्पेशलिस्ट हर चीज में आ गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हो गए हैं पहले के मुकाबले। हम लोग भी विद टाइम अपने को सब हमने चेंज किया उस हिसाब से। अच्छा, पत्नी भी आपकी डॉक्टर हैं, तो ये संयोग कैसे बना कि आप भी डॉक्टर, पत्नी भी डॉक्टर? बस वो तो एक कहते हैं ना, जोड़ी स्वर्ग से बन के आती है। वो लखनऊ में पढ़ती थी, वो आप मेरठ से, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअली उनके फादर तो भी जॉब में रहे, तो वो तो मेरठ भी रहे। 9 से 12 तक उन्होंने मेरठ से सोफिया से ही किया था। तो जॉब वाली हाइडिल में थे हमारे फादर इन लोग, तो वो लोग तो पूरे यूपी में ट्रांसफर होता रहता है। तो एक हमारे कॉमन फ्रेंड थे जो है, वो उनके रिलेटिव भी थे। तो उन्होंने हमारे फादर इन लॉ से डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे एक फ्रेंड है, अच्छे डॉक्टर, आप मिल लीजिए। वो हमारे पास आए, हमें भी अच्छा लगा, हो गया। आप डॉक्टर स्वाति बंसल मेरठ की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अब आप कैसे देखते हैं कि वो आपके साथ एक साथ? नहीं, एक्चुअली सर्जन और गायनोकोलॉजिस्ट का तो कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ डॉक्टर्स में सबसे अच्छा होता है। क्योंकि एक दूसरे को हम कोई प्रॉब्लम होती है तो शेयर भी करते हैं, वो भी बात भी करते हैं, कोई दिक्कत होती है एक दूसरे को हम हेल्प भी करते हैं। अब बाटा मैडम कोई सर्जरी की कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी साथ में रहता हूँ, मैसेज करता हूँ या डिस्कस करता हूँ। तो सारी चीज, क्योंकि दोनों का सर्जिकल फील्ड है ना, तो इस वजह से हम एक दूसरे को काफी वो करते हैं। डॉक्टर्स के पेयर आप बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा शादी करने का ऑप्शन मिले तो ऐसा होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो
सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट का पेयर सबसे अच्छा माना जाता है मेरे हिसाब से। बाकी तो आजकल तो हर काफी फील्ड हो गए हर चीज में जो है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आप दोनों लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, पर्सनल टाइम कितना आप लोग स्पेंड कर पाते हैं अपने साथ, मतलब कितना मिल जाता है, फैमिली टाइम कितना स्पेंड कर पाते हैं? भाई फैमिली टाइम तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग यूजुअली 10-11 बजे करीब आते हैं क्लिनिक पे, 6-7 बजे तक तो रहते ही हैं केसवर, तो 7-8 बजे तक रहते हैं। उसके बाद तो ऐसा नहीं है, पर्सनल तो टाइम निकाल ही लेते हैं। बाकी हर चीज अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितना अपने वर्क लोड रखो, कितना बढ़ाओ। लेकिन अब दोनों बच्चे भी आपके डॉक्टर हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं, तीन बच्चे, हाँ, तीनों डॉक्टर हैं। कहाँ कहाँ हैं तीनों से? मेरी बड़ी बिटिया ने एमडी एनेस्थीसिया केजीएमसी से किया था, अब उसने डीएनबी कार्डियक एनेस्थीसिया स्कॉट से कर रही है। अब उसका फाइनल ईयर है, आजकल एग्जाम चल रहे हैं उसका, दिसंबर में उसका डीएनबी जो हार्ट की सर्जरी होती है उसको एनेस्थीसिया देती है। और छोटी बेटी ने एमबीबीएस मनोरंजन मेडिकल कॉलेज से किया था, अब उसने एमएस गायनी सफदरजंग से पूरा कर लिया है। और बेटा है वो फाइनल ईयर में मणिपाल से एमबीबीएस कर रहा है। तीनों का। अच्छा सर, जो हमारे दर्शक जो जेनजी बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई 5 टिप्स अगर देना चाहेंगे, वो बच्चे क्या करें? देखिए मेरे हिसाब से तो मैं पर्सनली कहूँ तो हमारा ये मेडिकल फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है ना। उसमें अगर आपने किसी की एक मरीज की जान बचा ली या कर लिया तो अपने को इतना अच्छा लगता है कि भाई चलो हमने, ऊपर वाले ने हमें इतना वो किया कि हमने इसकी जान बचाई। बाकी तो और कोई, जहां तक बात है कि फाइनेंसेस की वो कोई कमी नहीं होती, और भाई आप बिजी रहते हैं और भाई सर्जरी करते हैं, अच्छा तो लगता ही है। अब दूसरों की जान बचाना सबसे बड़ा उपकार है। मैं बोल रहा हूँ किसी की भी आप जान बचा लो तो अच्छा लगता है कि भाई आपकी वजह से किसी की जान बच गई। बचाने वाला तो ऊपर वाला है, करने वाला सब भगवान है, लेकिन माध्यम जो है वो डॉक्टर होता है। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि रेड क्रॉस से आप जुड़े हुए हैं, आईएमए से आप जुड़े हुए हैं, इन संस्थाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए ये होता है कि आईएमए तो हमारा एक बहुत अच्छी बॉडी है, हम लोग पूरा सब डॉक्टर्स बीएड के जितने 1400-1500 डॉक्टर्स हैं तो वो मिलते हैं, उसमें मीटिंग्स होती हैं, हमारी एकेडमिक मीटिंग्स भी होते हैं, एक दो जैसे हमारे कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, भाई नई नई चीज हमें सीखने को मिलती है। अब हम लोगों ने जो 90s में पढ़ा वो नई चीज तो बहुत ज्यादा चेंज हो गई, तो ये चीज हम अपने डॉक्टर्स की मीटिंग्स में या कॉन्फ्रेंसेस में सीखते हैं। अब जैसे लेप्रोस्कोपी आ गई, हमारे टाइम तो लेप्रोस्कोपी होती नहीं थी, अब विद टाइम हमने भी सीखी, हम भी गए 5-6 महीने जाकर सीखी, आगरा में गया था मैं, 6 महीने लेप्रोस्कोपी कोर्स करके आया। तो इस तरह की फेलोशिप और कोर्सेज चलते रहते, सीखते रहते हैं। रेड क्रॉस से आप जुड़े हैं, आप कैंप लगाते रहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी बेसिकली तो जो होती तो ये भी एक तरह की जनरल पब्लिक के लिए ही है। उसमें हम लोग कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप भी लगाते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, तो उससे काफी पब्लिक को भी फायदा होता है उससे जो है। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा जीवन अपना तय कर लिया है, बहुत सारी अचीवमेंट हैं आपके हिस्से, अब क्या कसर बाकी रह गई है कि डॉक्टर प्रदीप बंसल अब क्या चाहते हैं कि अब ये हो जाए, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो रह गया है? देखिए असली तो जब आदमी जीवन में काम करता है पहले तो वो अपने को एस्टेब्लिश करता है। भाई ठीक है, हम देखते हैं कि भाई हमने अपना लगभग 3/4 मेडिकल लाइफ कर ली और ठीक ठाक है, हमें इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एम्बिशंस नहीं है, तो अब ये रहता है कि बच्चे हमारे सेटल हो जाए। अब तो सब ये रहता है कि बच्चे काबिल डॉक्टर बन जाए, उनकी ठीक ठाक शादी हो जाए, उनका वो हो जाए, हमको भाई कल को कोई उनको हॉस्पिटल बड़ा बनाना, कुछ कराना, तो वो हम उनके लिए करेंगे। अब डॉक्टर साहब समाज के हिस्से कब आएंगे? लोग ये उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर साहब अब समाज के हिस्से आए। भाई समाज के लिए तो देखिए भाई मैं समझता हूँ लगभग हर चिकित्सक समाज के लिए चैरिटेबल तो करता ही करता। मैं पिछले 10-12 साल से अन्नपूर्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल है कैंट में कालीपट्टन के पास, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने तो 15 साल उसमें मैं वहाँ पे अपनी निःशुल्क सेवाएं दी है। तो उसके अलावा हम कैंप भी लगाते रहते हैं, महीने में 1 कैंप तो हम कई चैरिटेबल लगाते ही हैं। तो और भी जो गरीब पेशेंट आता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, अपनी क्लिनिक पे भी हम लोग चैरिटी करते रहते हैं। इसके अलावा कोई और कुछ स्कूल सब जुड़े हुए हैं जिसमें निःशुल्क बच्चों की इलाज भी करते हैं और उनकी फीस देने तो वो भी। अच्छा सर, दूसरा ये आशीर्वाद हॉस्पिटल का आशीर्वाद नाम कैसे दिमाग में आया, क्यों रखा गया, और इस हॉस्पिटल की स्थापना
कब और कैसे हुई? भाई स्थापना तो हमने 94 में की थी। आशीर्वाद बस ऐसे ही हुआ कि सबका बड़ों का आशीर्वाद, जो कहते हैं या आशीर्वाद वो पंडित जी का आशीर्वाद वो काम किया? ये तो खैर उससे तो नहीं इसका वो, लेकिन बस ये था कि भाई लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए, मरीजों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो पेरेंट्स ये कहते हैं भाई एक आशीर्वाद सबको ऊपर वाले का, भगवान का रहे तो अच्छा रहता है, तो आप आशीर्वाद रखो। तो इस वजह से फिर उसमें हमने। अच्छा सर, एक सवाल और जानना चाहेंगे। जो आज का सिनेरियो आप देखिएगा, डॉक्टर और पेशेंट का संबंध जो है उसमें बड़ी खटास आ रही है आज के दिनों में। ऐसे क्या कारण है कि जिनसे दोनों के बीच में खटास आती है, और इनको कैसे मतलब भरा जाए कि वो दिक्कत ना रहे? कि जैसे ये कहा जाता है कि डॉक्टर जो है धरती के दूसरे भगवान हैं, तो वो भगवान वाली इमेज कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है? देखिए ये मैं भी मान रहा हूँ, पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा खटास बढ़ी है, लेकिन इसके दोनों पहलू हैं। कुछ हद तक तो चिकित्सक भी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं तो ये कहता हूँ मरीज को कभी भी अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। जो भी मरीज को साफ साफ बता देना चाहिए। मरीज कोई आपके पास आया कि मरीज ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है। खासतौर से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो खर्चे को लेके आती है बाद में, कि भाई हमें ये बताया था ये ज्यादा हो गया। अच्छा, बहुत सी चीज तो डॉक्टर्स के अपने हाथ में भी नहीं होती है, क्योंकि अब हमने शुरुआत की, कुछ उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन निकल गया, कुछ हो गया, तो उसमें भी खर्चे नेचुरली बढ़ जाते हैं। क्योंकि आज के जमाने में इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो गया, ट्रीटमेंट बड़ा कॉस्टली हो गया। हम तो मरीजों को ये कहते हैं आप लोग अपना सब इंश्योरेंस करा के रखो। अब तो क्योंकि आयुष्मान योजना इतनी अच्छी आ गई है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू की, उससे मरीजों को बहुत फायदा हो रहा है। तो मतलब अंधेरे में न रखें। हाँ, अंधेरे। असली चीज ये है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी चीज ये न्यूज को गलत बताओ, सलाह उसको सही देना चाहिए, माने ना माने वो उसकी इच्छा है। लेकिन सब चीज उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बता के कि भाई ये बीमारी है, ये आपको इसमें इतना खर्चा आएगा, ये आपकी इसके आगे रिजल्ट रहेंगे, प्रोग्नोसिस। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो डॉक्टर साहब को ये कहना है कि मरीज और डॉक्टर के बीच में जो संबंध है वो स्नेहपूर्ण रहे, इसके लिए जरूरी है कि अंधेरे में मरीजों को ना रखा जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।